फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1960-70 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 13 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूजन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो सिंपली ये जो टॉपिक है ये क्लियरली सिविल कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन से रिलेटेड है, उसकी हदूद से मुतल्लिक है। तो ये जो टॉपिक है ये डील करता है सेक्शन 172 से लेकर सेक्शन 174 तक। तो सेक्शन 172 सिंपली डिफाइन करता है एक्सक्लूजन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन मैटर विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। मीन्स के ऐसे कौन से मैटर्स हैं जिसकी प्योरली जो जुरिसडिक्शन है वो रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू कोर्ट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, उसकी जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट के पास नहीं होगी। तो इस सेक्शन में 20 से 25 ऐसे केसेस दिए गए जिसकी प्योरली जुरिसडिक्शन रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास है। तो क्लास नंबर 1 में सिंपल ये डिफाइन करता है कि ऐसा कोई मैटर जिसकी जुरिसडिक्शन जिसे इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू ऑफिसर को एम्पावर किया गया हो कि इस एक्ट में जो भी मैटर्स हैं वो आपको डील करने हैं। तो उस चीज़ को, उस पावर को, उस मैटर को रेवेन्यू ऑफिसर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या गवर्नमेंट डील करेगी। उसकी जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट्स के पास, उस मैटर की जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट के पास नहीं होगी। बट इधर एक एक्सेप्शन है, जैसे कि सेक्शन 53 जो सिंध लैंड रेवेन्यू का सेक्शन 53 है वो डील करता है सूट फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री बाय पर्सन एग्रीव्ड बाय एन एंट्री इन अ रिकॉर्ड। तो इस सेक्शन में ये डिफाइन करता है कि अगर किसी भी शख्स की रिकॉर्ड ऑफ राइट में एंट्री नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सूट फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए सूट फाइल करेगा। कहाँ पर? सिविल कोर्ट में फाइल करेगा। और कौन सा एक्ट के तहत? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वो जो है अपना केस फाइल करेगा। तो ये है एक्सेप्शन। तो अभी हम आते हैं कि कौन से मैटर्स हैं वो जो सिविल कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन नहीं है। तो सिंपली क्लास नंबर 2 में ये डिफाइन कर रहा है कि सब सेक्शन 1 में जो जनरली बात की गई है कि कोर्ट, जो सिविल कोर्ट्स हैं वो अपना पावर्स एक्सरसाइज नहीं करेंगे कौन से केसेस में, जो नीचे नेम की नीचे मैटर्स दिए गए हैं। क्लास नंबर 2 में 20 से 25 ऐसे मैटर दिए गए हैं जहाँ पर सिविल कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगी। क्लास 2 के नंबर 1 में ये डिफाइन करता है कि किसी भी ज़मीन के मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो, किसी भी ज़मीन की लिमिट के मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को रेवेन्यू ऑफिसर डिफाइन करेगा। उस ज़मीन की लिमिट्स रेवेन्यू ऑफिसर बताएगा जो इस एक्ट के तहत बताई गई हैं। नंबर 2 में सिंपली ये डिफाइन करता है कि इस एक्ट के तहत आप किसी भी शख्स को कोई ड्यूटी देते हैं तो उस शख्स की ड्यूटी के अगेंस्ट कोई क्लेम आ जाता है, तो उस क्लेम अगर आ जाता है तो आपको मजबूरन उस शख्स को उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज करना पड़ता है। या ऐसी कोई इनेक्टमेंट, ऐसा कोई लॉ जो फॉर द टाइम बिंग रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर इन्फोर्स हो, जैसे कि 3 में ये बता रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है 2 के, कि विलेज ऑफिसर जो है, विलेज ऑफिसर जिसने अपनी ऑफिस विलेज में बनाई हुई, उसके अगेंस्ट कोई क्लेम आ जाए, या वो ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑफिसर जो किसी भी शख्स को क्या करे, इंजरी पहुंचाए, या उस शख्स के अगेंस्ट कोई क्लेम आ जाए तो आपको मजबूरन उस शख्स को उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज करना पड़ेगा। या वो डिवीज़न ऑफ द इमोलमेंट्स मीन्स के बेनिफिट, नफ़ा, उसमें कोई गड़बड़ कर देता है तो आपको मजबूरन क्या करेगा, मजबूरन आपको उस शख्स को उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो ये प्योरली काम किसका है? रेवेन्यू कोर्ट का। नंबर 4 में सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कि
कोई नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो, उस नोटिफिकेशन में डायरेक्शन दी हुई हो कि आप किसी भी शख्स के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाएं या उस रिकॉर्ड ऑफ राइट की रिवीजन करें, तो ये भी ऑर्डर या ये जो नोटिफिकेशन है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू कोर्ट्स या रेवेन्यू ऑफिसर देगा। नंबर 5 में सिंपल ये डिफाइन कर रहा है रिकॉर्ड ऑफ राइट या पीरियोडिकली रिकॉर्ड को फार्मिंग या बनाने के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करनी होगी और उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्ट करना होगा। तो उस रिकॉर्ड में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी वो आपको नंबर 6 में बता रहा है कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर और उसको अटेस्ट करवाते हैं तो आपका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है या पीरियोडिकली रिकॉर्ड है या रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन मीन्स के तब्दीली, अगर आप अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट को किसी दूसरे शख्स के नाम पे करवाना चाहते हैं या तब्दील करवाना चाहते हैं तो वो उसके कहते हैं रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। तो उसकी करेक्ट एंट्री होगी अगर आप डॉक्यूमेंट्स करेक्ट देंगे तो। नंबर 7 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि किसी भी तालके या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप किसी भी ज़मीन की रीअसेसमेंट करवाना चाहते हैं तो उस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे, सेक्शंस लगा दे, तो वो रीअसेसमेंट आप नहीं करवा सकते। तो ये राइट्स क्या है, गवर्नमेंट के पास राइट है, अगर वो सेक्शन लगा देगी तो आपकी रीअसेसमेंट नहीं होगी। नंबर 8 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि किसी भी अमाउंट के अगेंस्ट कोई आपका ऑब्जेक्शन है या आपकी लैंड रेवेन्यू जो ज़मीन का टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है उसके रेट के अगेंस्ट कोई क्लेम है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक पीरियड, एक वक्त मुकर्रर करेगी। नंबर 9 में ये बात कर रहा है कि इस एक्ट के तहत अगर कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर टैक्स कलेक्ट करता है या रेवेन्यू कलेक्ट करता है किसी भी असेसमेंट का, तो उस शख्स के अगेंस्ट कोई क्लेम आ जाता है तो वो शख्स उस क्लेम के लिए लाइबल होगा जिस असेसमेंट में उसने रेवेन्यू कलेक्ट किया है। नंबर 10 ये बात कर रहा है कि जो अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू है वो दे के बुनियाद पे ली जाएगी और वो जो रेवेन्यू की अमाउंट है उस ज़मीन का जो भी होल्डर होगा इस एक्ट के तहत वो पे करेगा, वो पेड करेगा। 11 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि दी अमाउंट ऑफ मीन्स के जो अमाउंट है रेवेन्यू की वो द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन टू पे, तो जो पर्सन पे कर रहा है उसकी लायबिलिटी है कि वो रेवेन्यू की अमाउंट को पे करे। और इस एक्ट के तहत अगर कोई दूसरा टैक्स लिया जा रहा है उस रेवेन्यू के उस ज़मीन के मुतल्लिक या कोई सीज़ या चार्ज या कोई रेट, तो ये तीनों चीज़ क्या होंगी, वो टैक्स इन तीनों चीज़ की जो भी असिस्ट किया जाएगा वो दे के ऊपर किया जाएगा इस एक्ट के तहत। या टाइम बिंग कोई इनेक्टमेंट कोई पास हो या इनेक्टमेंट कोई इन्फोर्स की जाए जो रेवेन्यू के मुतल्लिक हो। 12 में ये बता रहा है कि ऐसा कोई क्लेम आ जाए जिसमें लैंड ओनर कहे कि ये जो भी अलाउंस या जो भी रेवेन्यू मेरी ज़मीन के ऊपर लगाए गए हैं ये मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ये मेरी असेसमेंट में नहीं है, मैं इस चीज़ का लायबल नहीं हूँ, मेरे ऊपर इतना टैक्स नहीं बनता, तो इसकी भी जुरिसडिक्शन रेवेन्यू के पास है कि उस मसले को सॉल्व करे। टैक्स फिक्स करना भी काम किसका है, रेवेन्यू ऑफिसर का, कि कौन सी दे के ऊपर, कौन सी असेसमेंट में, कौन से एरिया के ऊपर कितनी टैक्स लगाती है, कौन सा रेवेन्यू लगाती है। नंबर 13 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि डे के मुतालिक कोई भी डे बनानी हो या डे की बाउंड्रीज़ को डिटरमाइन करना हो तो उसकी भी जुरिसडिक्शन रेवेन्यू के पास है। 14 पॉइंट में ये बता रहा है कि ऐसा कोई क्लेम आ जाए जिसमें ये कहा गया हो कि ऐसी मीन्स के ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर मिल बनी हुई हो, कोई फिशेस के लिए कोई जगह बनी हुई हो, या कोई ऐसी ज़मीन जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स निकले जैसे कि कोयल हो गया या पानी हो गया, तो उनसे आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते, ऐसा कोई क्लेम आ जाए तो उसकी भी जुरिसडिक्शन रेवेन्यू के पास है। नंबर 15 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कोई ऐसा क्लेम आ जाए
जिसमें कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के मुतालिक हो, तो गवर्नमेंट उस रिकवरी रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस इन्फोर्स करेगी, जिसमें क्या होगा कि जिस ज़मीन के ऊपर रेवेन्यू रही हुई होगी बकाया जात, या जिस ज़मीन के ऊपर एरर्स होंगे वो रिकवर किए जाएंगे, या ऐसे रेवेन्यू जो रिकवरेबल होंगे वो तो गवर्नमेंट जो है ऐसा कोई प्रोसेस बनाएगी, उसके तहत वो लिया जाएगा। तो ये भी प्योरली रेवेन्यू का ही मसला है। पॉइंट नंबर 16 में ये बता रहा है कि किसी भी ग्राउंड के ऊपर अगर किसी रेंट रेवेन्यू रहा हुआ है, एरर्स ऑफ रेंट रेवेन्यू है, उसके ऊपर बकाया जात रही हुई है, तो रेवेन्यू क्या करेगी कि उस ज़मीन को सेल कर उसके बाद अपनी जो भी लैंड रेवेन्यूज़ होंगे, अपने जो भी एरर्स होंगे वो रिकवर करेगी, या जो भी रिकवरेबल सम होंगे वो अपने उस एरर्स में से उस ज़मीन को सेल कर ले लेगी। पॉइंट नंबर 70 में ये डिफाइन कर रहा है कि ऐसा कोई मैटर हो जिसमें जो पर्सन लाइबल है कि वो अपना रेवेन्यू जो भी अमाउंट रेवेन्यू की वो पे करे, तो इस एक्ट के तहत वो क्या करेंगे, उसके मुतालिक जो भी फ़ीस होगी, जो भी फाइन्स होंगे, जो भी कॉस्ट होंगे, उसके अलावा जो भी चार्जेस उसके ऊपर इम्पोज किए जाएंगे, अगर वो शख्स टाइम पर रेवेन्यू पे नहीं करता तो उसके ऊपर फाइन्स भी लगेंगे, कॉस्ट भी होगी, जो भी होगी इस एक्ट के तहत तो वो उसको पे करेगा। अगर नहीं करता तो ये भी मैटर क्या है, रेवेन्यू का है प्योरली। 80 नंबर पॉइंट नंबर 80 में ये डिफाइन करता है कि दे के पार्टीशन के मुतालिक कोई केस आ जाए, या किसी ज़मीन की होल्डिंग के मुतालिक कोई क्वेश्चन अराइज हो, या पार्टीशन की प्रोसीडिंग के मुतालिक कोई क्वेश्चन अराइज होगा, तो वो भी रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उसको सुनेगा, उसके क्या करेगा, उसके अख्तियार क्या रेवेन्यू ऑफिसर के पास है, सिविल कोड में नहीं है। पॉइंट नंबर 19 में डिफाइन कर रहा है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें लैंड ज़मीन की अलॉटमेंट के मुतालिक ऐसा कोई क्वेश्चन हो, मींस कि जब पार्टीशन हो जाती है लैंड की तो उसकी अलॉटमेंट कब होगी, उसकी होल्डिंग कब मिलेगी, उस ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो रेवेन्यू है दोनों दे का या जिसके पास होल्डिंग है उस पार्टीशन के बाद वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी, या ज़मीन की रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी लैंड की। तो हर किस्म का जो भी क्वेश्चन होगा रेवेन्यू के मुतालिक वो रेवेन्यू कोर्ट बताएगी आपको। पॉइंट नंबर 20 में ये डिफाइन कर रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन राइज हो जो बाउंड्रीज़ के प्रोसीडिंग के मुतालिक हो, बाउंड्रीज़ के रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी रेवेन्यू ऑफिसर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ को सॉल्व करेगा, उसकी जुरिडिक्शन रेवेन्यू के पास है। पॉइंट नंबर 21 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई क्लेम है बाउंड्री के मुतालिक, बाउंड्री अगर आपकी किसी इनेक्टमेंट किसी लॉ के तहत फिक्स की गई है तो वो लॉ रिपीट हो जाए, या कोई ऐसा लॉ हो टाइम बिंग जो है इन्फोर्स हो, इस चीज़ के मुतालिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बाउंड्री मार्क के रिलेटेड, तो वो भी आपका रेवेन्यू ऑफिसर जो है डील करेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर्स वो सॉल्व करेंगे, वो प्योरली जो काम है रेवेन्यू का काम है। तो बेसिकली ये था सेक्शन 172 जो जुरिडिक्शन आपको बता रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की प्योरली क्लियरली जुरिडिक्शन हदूद कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।